सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोग को यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रही हूं, और जिसके लिए मैंने आपका दो टॉपिक का कराया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, और तीसरा जैसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और दूसरा है आईसीटी, और तीसरा आज मैं आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊँगी। और आपको मैं बता दूँ कि पेपर 1 अगर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्लियर करना है, तो आपको पूरी तरीके से उसका प्रीवियस ईयर याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है, कोई दीप जब स्वयं नहीं जल रहा है किसी अन्य दीपक को कैसे जला सकता है? यह कथन शिक्षा शीर्षक पुस्तक से है। निम्नलिखित में से इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इस पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ मन को उस परम सत्य को खोजने में सक्षम बनाना है जो हमें धन के बंधन से मुक्त करता है, और हमें वस्तुओं का नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश का, शक्ति का नहीं बल्कि प्रेम का धन देता है। यह ज्ञानोदय की एक प्रक्रिया है, यह दैवी संपदा है, और यह सत्य को प्राप्ति में मदद करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में देशज शिक्षा पर घर पर, मंदिरों और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। और स्टेटमेंट 2 है आपका कि प्राचीन भारत में विद्यार्थी उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए विहारों में जाते थे। अब आपको बताना है क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या कौन सही कौन गलत है। तो ये दोनों आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि कथन एक, प्राचीन भारत देशज शिक्षा घर पर, मंदिरों और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी, ये बिल्कुल सही है, और दूसरा भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जुआंग झांग और आई क्यूइंग निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आए थे? नालंदा, तक्षशिला, बनारस या विक्रमशिला? तो देखिए, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जहाँ पे बौद्ध और पाली भाषा में जो है मतलब ज्ञान दिया जाता था। तो मुझे लगता है इसका आंसर नालंदा विश्वविद्यालय ही होगा। और देखिए, ये क्वेश्चन आपका 20 में भी पूछा हुआ है, 22 में भी पूछा हुआ है, और 23 में भी पूछा है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जो भी प्रीवियस ईयर है उसको रट जाइए एकदम अच्छे से, एक बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 10 बार बनाइए। तो इसका आंसर ए ही है। जुआंग झांग और आई क्यूइंग नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, और जुआंग झांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भी आया था भारत, उसको भी याद रखिएगा। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा, और उसने अपनी पुस्तक सीयू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों में हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। तो आपको याद रखना है कि यह जुआंग झांग की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी 7 मार्च 1835 को भारत के गवर्नर जनरल बेंटिनेक द्वारा जारी किए गए आवश्यक आदेश के माध्यम से आधिकारिक रूप में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू कराने का पूर्ण देखिए आधिकारिक रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने का पूर्ण श्रेय दिया जाता है? तो ये सबको पता है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले को है। मतलब इसको नॉर्मली हम लोग लॉर्ड मैकाले भी पढ़ते हैं। तो ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले को 7 मार्च 1835 को भारत के गवर्नर जनरल बेंटिनेक के द्वारा जारी किए गए आवश्यक आदेश के माध्यम से आधिकारिक रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने का पूर्ण श्रेय दिया जाता है। और वर्ष 1835 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1855 पारित किया था। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अंग्रेजी शिक्षा की बात आएगी तो लॉर्ड मैकाले का ही नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन साहित्यिक रचना जैसे कि बाण भट्ट की कादम्बरी में कितनी कलाओं के ज्ञान को अच्छी शिक्षा के रूप में बताया गया है? तो ये 64 कलाओं। देखिए, कादम्बरी में भी 64 कलाएं हैं, कामसूत्र में भी 64 कलाएं हैं। तो बहुत सारे चीज़ों में मैंने देखा है कि ये 64 कलाओं के बारे में ही बताया गया है। तो बाण भट्ट की कादम्बरी में एक अच्छी शिक्षा को 64 कलाओं का ज्ञान होने के रूप में वर्णित किया गया, और इन 64 कलाओं में कला, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गणित, विज्ञान और कई अन्य विषयों को भी शामिल किया है। तो देखिए, जो कला होता है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है चारुकला, जो पाणिनि ने बताया कि चारुकला और कारुकला। तो चारुकला में आता है आपका ये सारे चीज़ें, जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक है, पोइट्री है, ये सारे चारुकला में आता है। और कारुकला में बोलते हैं जो हमारी घर में उपयोगी चीज़ जिसे हम बनाते हैं, कुछ भी स्थापत्य कला, ये सब चीज़ होता है ना, जैसे
स्थापत्य नहीं होगा इसमें, जो हमारे बोलते हैं ना इंजीनियरिंग का काम करके जो चीज़ें बनाते हैं या फर्नीचर हो गया, ये सारी कारुकला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रत्यायित किया है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है। ये महात्मा गांधी ने कहा है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है, और यह कथन महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी के अनुसार काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान और चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग के बिना पूजा, ये सब घनघोर पाप की श्रेणी में आते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने पहली बार लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं प्रारंभ की थी। तो ये है बम्बई विश्वविद्यालय ने। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पहली बार वर्ष 1877 में लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं प्रारंभ की थी। और इसके पश्चात देखिए यहाँ पे गलत है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन में कलकत्ता के बारे में बताया है और आंसर में डायरेक्ट बम्बई दे रहा है, तो आपको इसको याद करना है। लेकिन आगे पढ़ते भी है तो देखते हैं क्या निकलता है। और साथ ही इसलिए बोला जाता है कि एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला सही रहता है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पहली बार वर्ष 1877 में लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं प्रारंभ की थी। इसके पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय ने वर्ष 1883 में इस व्यवस्था को लागू किया। चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी बसु भारत की प्रथम महिला स्नातक थी। भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी बसु। क्योंकि देखिए उस समय जब ब्रिटिशर्स के टाइम में ना कोलकाता ही उनका केंद्र हुआ करता था, और कोलकाता बहुत ज़्यादा डेवलप था। तो जितना भी आप देखिएगा स्कूल वगैरह है या फिर साहित्य के क्षेत्र में भी वहाँ पे के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक थे। देखिए लेकिन इसमें आगे लिख रहा है कि आयोग की ओर से प्राप्त उत्तर कुंजी के अनुसार विकल्प डी बॉम्बे विश्वविद्यालय को सही उत्तर माना गया है। अब देखिए ये तो दोनों क्वेश्चन फंसा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय चिंतक ने गोलीय त्रिकोणमिति के संबंध में लिखा था? तो ये भास्कराचार्य ने लिखा था। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में कि भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्रथम भारतीय चिंतक थे जिन्होंने गोलीय त्रिकोणमिति के संबंध में सर्वप्रथम लिखा था, और आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। आर्यभट्ट के द्वारा रचित आर्यभट्ट सिद्धांत मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम एवं इस्लामी खगोल विज्ञान के विकास में गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय के ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की है? तो यह है श्रीधान्य कटक। श्रीधान्य कटक यूजीसी नेट 2022 का क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट का। प्राचीन भारतीय श्रीधान्य कटक विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। नागार्जुन भारतीय बौद्ध भिक्षु दार्शनिक और माध्यमिक मत के संस्थापक थे। नागार्जुन शून्यवाद के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे, और नालंदा विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने भी शिक्षा ग्रहण किया था। देखिए ये श्रीधान्य कटक विश्वविद्यालय कहाँ पे, इसके बारे में मैंने भी नहीं सुना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, मैं डायरेक्ट आपको ये क्योंकि मैच करने वाला था तो मैं डायरेक्ट आपको वही दिखा रही हूँ। व्यक्ति परकता के विकास के माध्यम से आत्मशिक्षा, ये मारिया मोंटेसरी ने इसके मुख्य प्रतिपादक जो है मारिया मोंटेसरी है। एकीकृत शिक्षा अरविंदो के है, श्री अरविंदो ने एकीकृत शिक्षा के बारे में बताया था, मतलब उसकी अवधारणा उन्होंने दी थी। तीसरा है मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली शिक्षा, ये जे कृष्णमूर्ति ने दिया था। मौलिक शिक्षा वर्धा शिक्षा प्रणाली में महात्मा गांधी ने, मौलिक शिक्षा किसे जुड़ा है? तो महात्मा गांधी से। एकीकृत शिक्षा श्री अरविंदो से है, और मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली शिक्षा जे कृष्णमूर्ति से है, और व्यक्ति परकता के विकास के माध्यम से आत्म शिक्षा मारिया मोंटेसरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीन काल में उद्विकास करने वाले कुछ सर्वाधिक उल्लेखनीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थे? तो तक्षशिला में, विक्रमशिला में, जगदल्ला में, उदांतपुरी मतलब उदांतपुरी या नालंदा में। तो ये आपका ए होगा, ABCD और सभी जगह पे थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और उदांतपुरी तो मैंने सुना है, लेकिन ये जगदल्ला का नाम मैंने पहली बार देखा है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल में उद्विकास करने वाले विश्वविद्यालयों में 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, 775 से 800 ईस्वी के मध्य पाल शासक धर्मपाल के द्वारा निर्मित विक्रमशाल विश्वविद्यालय तथा 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाल शासक गोपाल के द्वारा निर्मित उदंतपुरी विश्वविद्यालय प्रमुख थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के बड़े
ये विश्वविद्यालय बड़े व प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 देश के विदेश के छात्र अध्ययन करते थे, जबकि तक्षशिला लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। देखिए तक्षशिला अब जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, तो तक्षशिला अब भारत में नहीं है, लेकिन सबसे पुराना विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो वो तक्षशिला से ही है। जो चाणक्य वगैरह थे वो तक्षशिला से ही पढ़े हुए थे। आप गलती से भी उसको मत लगाइएगा कि नालंदा से, नालंदा वगैरह में वो लोग पाठन करते थे। तो जबकि तक्षशिला लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था और वर्तमान में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी के पश्चिम में स्थित है। देखिए, और इसी प्रकार जगदल्ला विश्वविद्यालय भी पाल शासकों के द्वारा निर्मित बौद्ध शिक्षण महाविहार था। वर्तमान में यह बांग्लादेश में स्थित है। अच्छा, जगदल्ला विश्वविद्यालय वर्तमान में बांग्लादेश में है। देखिए, क्योंकि उस टाइम जो हमारा भारत का विभाजन ये तो अंग्रेज़ों और ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत का विभाजन हुआ था ना, तो उसके पहले तो ये पूरा देश जो था, मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे एक थे, एक ही भूखंड में थे और ये सब भारत कहलाते थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत में का ही हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? ये स्वामी विवेकानंद का कहना है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। यह कथन स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन किया और इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतरी के महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। और देखिए, एक 1893 में बहुत मतलब 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ था, आपको याद रखना है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन भी बने थे कि एक बार क्वेश्चन पूछा था, मतलब जिस बार मैंने फर्स्ट टाइम दिया था यूजीसी नेट, उसमें पूछा था क्वेश्चन कि जो एनी बेसेंट है वो कब भारत आई थी, तो वो 1893 में ही भारत आई थी। और 1893 में ही जो हमारे विवेकानंद जी है वो विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो गए थे। और 1893 में ही जो हमारे ये क्या कहते हैं महात्मा गांधी जो थे वो भी गए थे साउथ अफ्रीका। तो आपको ये 3 चीज़ याद करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसकी विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया से शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न हुए तनाव को घटाना था। तो ये कर्जन का था। लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति का प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसके विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया में शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न हुए तनाव को घटाना था। 1902 ईस्वी में कर्जन ने सर टॉमस रॉ की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। कब? 1902 में की थी। और इस आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करना एवं उनके संविधान तथा कार्य क्षमता के बारे में सुझाव देना था। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में पारित समावेशन अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो लंदन यूनिवर्सिटी में। 1857 में पारित समावेशन अधिनियम में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर आधारित कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ज्ञातव्य है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना चार्ल्स वुड के डिस्पैच, जो कि वुड डिस्पैच आया था ना 1854 में, जिसे भारत का शिक्षा के क्षेत्र में भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड के डिस्पैच को, द्वारा वर्ष 1857 में की गई थी। और भारत में शिक्षा के प्रसार पर इसका उत्कृष्ट प्रभाव होने के कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और सर्वप्रथम वुड के डिस्पैच ने ही महिला शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। महिला शिक्षा पर भी बल दिया था और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया था। उसको अच्छे से याद रखिएगा। और कब बना था? 1857 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार के द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करे? ये द वुड डिस्पैच में ही अभी आपने पढ़ा है कि वुड के डिस्पैच से ही महिला शिक्षा के ऊपर बल दिया गया था, तो उसी का है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और वुड ने भारत के भावी शिक्षा हेतु एक योजना बनाई
तथा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता और इसके निम्न सिफारिशें थी। पहला था, सरकार से कहा गया कि वह जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। दूसरा है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषा होना चाहिए। देखिए, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपका वुड के डिस्पैच से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा ही है। तो आपको ये पूरा चारों पॉइंट्स अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जो मैच करने के लिए भी देगा तो उसमें से या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा, उसमें भी आपको फंसा देगा। तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली स्तर की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए और सरकार के द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसी में है, तो देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। निम्नलिखित में से किस शैक्षिक संस्था ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं प्रारंभ की थी? तो बेथेन्यू स्कूल फॉर गर्ल्स ने किया था, बेथेन्यू स्कूल ऑफ गर्ल्स ने किया था। तो ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें। आप लोग को व्यूज़ बहुत सारे आते हैं लेकिन आप लोग लाइक्स नहीं करते, ये गलत बात है। चलिए फिर बाय बाय।